हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज फिर हम लोग बीपीएससी के लिए एक लोकोक्ति जो है जाके पैर न फटे बेवाई ऊका जाने पीर पर आई, इस लोकोक्ति को लेकर के इंट्रोड्यूस हुए हैं। और आज मैं एक नया तरीका बॉडी पार्ट फ्रेमिंग का एक डिफरेंट डायमेंशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग भी ऐसे डायमेंशंस अपने ऐसे राइटिंग में अडॉप्ट करें, बिकॉज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 ऐसे इन एग्जाम। तो जब 3 ऐसे लिखने हैं तो वो 3 ऐसे 3 अलग अलग डायमेंशन से लिखेंगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसे ही मेरे सामने ये आया लोकोक्ति कि जाके पैर न फटे बेवाई ऊका जाने पीर पर आई, तो इसका अर्थ तो लगभग सबको क्लियर ही है। अब मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसी बात कहूं एग्जामिनर के सामने जिससे कि मेरी विद्वता उसको दिख जाए, मेरा ज्ञान उसको इंट्रोडक्शन में ही दिख जाए। क्योंकि जब ज्ञान दिखता है तो सामने वाला इंप्रेस होगा, और अगर इंप्रेस होगा तो वो अच्छा मार्क्स देगा। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि आपकी विद्वता बहुत अच्छे से दिख सकती है, उस टॉपिक को सिलेक्ट किया, एंड दैट वाज एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब इसका इंट्रोडक्शन करने के लिए मैंने इसको कुछ पैराग्राफ में डिफाइन किया। पहला कि रिसेंट यूएन रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हाल में यूएन का रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज। अब देखो यहां पे निबंध है, ये कोई आंसर नहीं है कि हमें बहुत सारा फैक्ट डालना है, हमें सिर्फ उसकी चर्चा करनी होती है। दूसरा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके पीछे का कारण, उसकी गंभीरता और भारत पर उसका प्रभाव, साथ ही भारत के सामने जो उसको लेकर के द्वंद्व है और विकसित देशों का दोहरा रवैया, और फिर उसको हमेशा से कनेक्ट करते हैं। तो अगर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। पहले पैराग्राफ की शुरुआत ऐसे करेंगे कि हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 मिलियन वनस्पति और जीवों का अस्तित्व विलुप्ति के निकट है, जो मानव के अस्तित्व के लिए भी संकट उत्पन्न कर रहा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं, वर्षा की अनियमितता लगातार बढ़ रही है और हवा लगातार जहरीली हो रही है। पैराग्राफ चेंज। इस खतरनाक परिवर्तन के मूल कारणों को लेकर के दुनिया के अधिकांश विद्वानों और पर्यावरणविदों में एकमत है कि मानवीय कारकों से उत्सर्जित कार्बन ही पर्यावरण संकट का मूल कारक है। पैराग्राफ चेंज। अब यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन मात्र नहीं बल्कि जलवायु आपातकाल है। वर्तमान परिवर्तन ने इस संसार के अस्तित्व को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। खासकर विकासशील देशों जैसे भारत इनके लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के साथ साथ तेजी से आर्थिक विकास की आवश्यकता के मध्य संतुलन का द्वंद्व भी उत्पन्न हो गया है। पैराग्राफ चेंज। इस कठिन चुनौती से निपटने के लिए भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति सशक्त बनाने और इसके लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज। यद्यपि जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व पर दृष्टिगोचर है, लेकिन विकासशील और द्वीपीय देशों पर इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट है, क्योंकि उनकी सुवेद्यता वित्त और तकनीकी के अभाव के कारण और बढ़ जाती है। ऐसे में विकसित देशों द्वारा क्लाइमेट फंड में अपूर्ण सहयोग और तकनीकी हस्तांतरण के नाम पर धन की मांग इस उक्ति को चरितार्थ करती है कि जाके पैर न फटे बेवाई ऊका जाने पीर पर आई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लाइमेट रिपोर्ट की बस हल्की चर्चा बस करी, पूरी डिटेल नहीं बताई, बस बता दिया कि रिपोर्ट
है, जिसमें कि 1 बिलियन वनस्पति और जीव विलुप्ति के कगार पर है। कारण बताया कि मानव द्वारा जनित क्या है, मानवीय कारकों से उत्सर्जित कार्बन। फिर बताया कि इसकी गंभीरता क्या है। तो अब यह जलवायु परिवर्तन सिर्फ नहीं है, बल्कि जलवायु आपातकाल आ गया है। फिर भारत के सामने द्वंद्व बताया कि भारत के सामने विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना, दोनों के बीच संतुलन बनाने का द्वंद्व भी है। फिर बताया कि कैसे विकसित देश इस समय भी, इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं और विकासशील और द्वीपीय देशों से धन की मांग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के बदले। और फिर इसको ऐसे से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से पर्यावरण एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलिटी दिखा दें तो एग्जामिनर को इंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन फ्रेम किया। अब आइए इसकी बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के लिए देखते हैं। अब जैसे देखिए, बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के लिए एक तरीका पिछले ऐसे में मैंने एक डिफरेंट तरीका डिस्कस किया था, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर जीवन के डायमेंशन डिस्कस किए थे। आज हम जो निबंध होता है, जो लोकोक्ति होती है, उसके वर्ड्स से, उसके थीम से क्वेश्चन जनरेट करके और फिर बॉडी पार्ट फ्रेमिंग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बॉडी पार्ट में क्या है, इंपोजिंग क्वेश्चंस, मतलब हम जो क्वेश्चन, जो निबंध दिया गया है उसी से क्वेश्चन निकालेंगे। तो मैंने पहले देखा कि पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पांव में फटे बेवाई से क्या तात्पर्य है। अभी हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आइए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि पांव में फटे बेवाई का तात्पर्य क्या है। ठीक है, और उसको अब मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्यक्तिगत स्तर पर वीर सावरकर का मुद्दा मुझे याद आया। वीर सावरकर कैसे जब यूरोप से भारत आ रहे थे भाग करके, तो उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश फौज लगी हुई थी। समुद्र में जहाज से कूद करके, समुद्र में तैर करके भागने का प्रयास किया, हालांकि अंततः पकड़ लिए गए। जीवन का एक बड़ा दौर दुनिया के सबसे बर्बर सेलुलर जेल में काटा। और जब भारत का इतिहास लेखन शुरू हुआ तो उसमें से उनका नाम ही गायब कर दिया गया, उनका योगदान ही छुपा दिया गया। तो वीर सावरकर, इनके पैर में बेवाई फटा, पीड़ा इन्होंने महसूस किया, लेकिन समाज के लोगों ने उस पीड़ा को, आजाद भारत ने उस पीड़ा को महसूस नहीं किया जो सावरकर ने झेला। और जब इतिहास लेखन की बारी आई तो पक्षपातपूर्ण इतिहास लेखन लिखा गया और सावरकर की भूमिका को गायब कर दिया गया। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर बताया कि कैसे वीर सावरकर ने अपने पैर में, उनके पैर में बेवाई फटा तो उन्हीं ने उस दर्द को महसूस किया, बाकी के लोगों ने उस दर्द को महसूस नहीं किया। पारिवारिक स्तर पर देखें, कोसी नदी में बार बार बिहार में बाढ़ आती है, उससे परिवार बिखर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कितना मेहनत करके, धन संपत्ति अर्जित करके लोग घर बनाते हैं और कोसी नदी का एक बाढ़ पूरे घर को समाप्त कर देता है। उस परिवार के सामने जो भोजन और जीवन यापन का संकट होता है, वह सिर्फ वही परिवार महसूस करता है। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में बैठे या जो बड़े बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं, इवन पटना शहर जैसे जो कि बिहार की राजधानी, वहां पर बैठे लोग भी उस दर्द को, उस परिवार की पीड़ा को महसूस नहीं करते हैं। तो जिसके पैर में फटे बेवाई, वही उस पीड़ा को समझ पा रहा है, बाकी लोग सिर्फ न्यूज पढ़ते हैं। उसके बाद सामाजिक स्तर पर देखें तो लंबे समय से समाज के एक वर्ग को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया, अछूत घोषित कर दिया गया और समाज के मुख्य धारा से उनको जुड़ने नहीं दिया गया। तो उस समाज ने जो पीड़ा महसूस किया, बाकी का जो समाज था उसने उस पीड़ा को महसूस नहीं किया कि उन्हें भावनात्मक रूप से कितनी चोट लगती होगी जब आप उन्हें अछूत महसूस कराते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से
सामाजिक स्तर पर अस्पृश्यता। अब इसको लेकर के आप और आगे जा सकते थे, लेकिन चूंकि मुझे आगे और डायमेंशंस बताने थे तो इसलिए मैंने इस 3 एग्जाम्पल्स को लिया और इस 3 एग्जाम्पल को आप भी एक्सप्लेन करेंगे और इस पांव में फटे बेवाई को स्पष्ट कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन जनरेट होता है पैराग्राफ चेंज करने के बाद। हालांकि वो 3 अलग अलग पैराग्राफ में हो गए हमारे। फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ क्वेश्चन बनेगा, क्या वास्तव में जिसके पैर में बेवाई नहीं फटा वह दूसरे की पीर नहीं समझ सकता? क्योंकि निबंध तो यही कह रहा है, जाके पैर न फटे बेवाई ऊका जाने पीर पर आई। तो हमने एक बात तो बता दिया कि जिसके पैर में बेवाई फटा उसी ने उस दर्द को महसूस किया, पहले 3 एग्जाम्पल्स के साथ। अब उसका एंटी लेकर के आए कि क्या वास्तव में यही है कि जिसके पैर में बेवाई नहीं फटता है वह दूसरे की पीड़ा नहीं महसूस करता है? अब इसका एग्जाम्पल, इसको आप 2 टर्म से समझ सकते हैं, सहानुभूति और समानुभूति। जब हम इथिक्स पढ़ते हैं, नैतिकता पढ़ते हैं, नीति शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें ये 2 टर्म्स लगातार फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, एंड दीज आर सिंपैथी एंड एम्पैथी। अब सिंपैथी क्या है कि कोविड-19 में विकसित देशों द्वारा वैक्सीन बेचना। कोविड-19 में विकसित देश देख रहे थे कि जो गरीब देश हैं सफर कर रहे हैं, तो विकसित देश के लोगों में भी इस बात को लेकर के चिंता थी कि भाई बेचारे बहुत बड़े स्तर पर लोग मर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी सिर्फ सिंपैथी ही थी, सहानुभूति ही थी। उस पीड़ा को कम करने की भावना नहीं थी, समानुभूति नहीं थी। मतलब उनके जैसा वह पीड़ा महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो समानुभूति नहीं थी तो क्या हुआ कि देखो भाई तुम्हारे पास पीड़ा है, मैं चाहता हूं कम हो जाए, मेरे पास वैक्सीन है, खरीद लो, तुम्हें थोड़ा राहत मिल जाएगा। तो अपनी वैक्सीन बेचना शुरू किया, आपदा में अवसर। ठीक है। इसके विपरीत समानुभूति, भारत द्वारा दुनिया के विकासशील और गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन देना, यह क्या है? भारत ने उस पीड़ा को महसूस किया कि कोविड-19 जब प्रभावित करता है तो किस स्तर पर लोग पीड़ित होते हैं, बड़े स्तर पर लोगों की जान जा रही है। भारत ने इस दर्द को महसूस किया, इसीलिए भारत ने अपने पैसे से वैक्सीन निर्माण किया और दुनिया के बड़े स्तर पर गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया। तो यह क्या है कि यह तो इस बात का पुष्टि करता है कि जाके पैर न फटे बेवाई ऊका जाने पीर पर आई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पैराग्राफ चेंज लिखेंगे, देयर इज अ फ्लिप साइड ऑफ द क्वाइन। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू है मूल्य, नैतिकता और परंपरा। जिस समाज में मूल्य होता है, जो मूल्य आधारित समाज है, जहां सिर्फ भौतिकता और क्या है, स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि मूल्य और नैतिकता जिस समाज में कूट कूट करके भरी होती है, वह समाज बिना दूसरे के पीर को महसूस किए हुए भी, बिना अपने पैर में बेवाई फटे हुए भी दूसरे के पीड़ा को महसूस कर लेता है। जैसे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना, संपूर्ण वसुधा हमारी परिवार है। तो जब परिवार है तो कहीं भी पीड़ा हो, हमें उसकी पीड़ा होती है। तो यह क्या है? भारत का मूल्य है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई संकट है तो वह हमारे लिए संकट है, हमें उसको क्या करना है? उसका समाधान ढूंढना है। इसीलिए संपूर्ण विश्व को हम शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं। हमारे यहां आदर्श क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हम दुनिया में नहीं चाहते कि दुनिया में कहीं भी किसी की हिंसा हो। हम किसी भी हिंसा में जो पीड़ित होते हैं लोग, उनका दुख महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें
ऐसा मूल्य सिखाया गया है, यही मूल्य हमारे अंदर डाला गया है। हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे धर्म से, हमारे आदर्श से यही मूल्य हमें डाला गया है। ठीक है। दूसरा, नैतिकता। नैतिक, जो समाज नैतिक होता है, जो परिवार, जो व्यक्ति नैतिक होता है, वह खुद के पैर में बेवाई नहीं फटे होने के बाद भी दूसरे की पीड़ा को महसूस कर लेता है। जैसे भारत में धर्म का आदर्श है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म की परिभाषा दी गई है, धारयति इति धर्मः। जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, अर्थात जो आपका कर्तव्य है वह आपका धर्म है। जैसे सूर्य का धर्म है चमकना, ऊर्जा देना, प्रकाश देना। उसी तरीके से चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। नदियों का धर्म क्या है? बहता रहना, बहते रहना, बहते रहना। वृक्ष का धर्म क्या है? छांव देना। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता रखना। ठीक है। तो ये हमारा धर्म हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए भगवान राम द्वारा भी क्या किया गया? एक पक्षी को, जटायु कौन है? एक पक्षी है, और उस पक्षी को पिता तुल्य मान करके और उनकी मृत्यु पर उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। एक मनुष्य द्वारा एक पक्षी के साथ ऐसा किया जाता है व्यवहार। तो ये कहां से आता है? हमारे धर्म का ये आदर्श है, जो क्या कहता है कि दूसरों, पक्षियों तक की पीड़ा को महसूस करो, पक्षियों के साथ भी वही व्यवहार करो जो मनुष्य के साथ व्यवहार करते हो। तो यहां पर जो धर्म का आदर्श है, जो नैतिकता है, वह हमें ऐसा सिखाता है कि चाहे आपके पैर में बेवाई फटे या ना फटे, किसी और की पीड़ा अगर है तो आपको उस पीड़ा को महसूस करनी है। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है परंपरा। अगर कोई परंपरागत समाज है, रूढ़िवादी समाज नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। रूढ़िवाद, रूढ़ि का मतलब होता है अतीत की वैसी क्रियाविधि या वैसे कार्य जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गए हैं, उन्हें हम रूढ़ियां कहते हैं। लेकिन अतीत के ऐसे आदर्श जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, उन्हें हम परंपरा कहते हैं। तो जिस समाज में परंपरा है, जैसे भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा में जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। विवेकानंद जी का यह स्टेटमेंट है कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। किसी भी जीव की सेवा करोगे, ईश्वर प्रसन्न होगा। तो यह हमारी परंपरा है जो क्या कहती है कि सबकी सेवा करो, दूसरों के दुख को स्वयं महसूस करो, खुद पर वो दुख आने की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि दुख, दूसरे को अगर पीड़ा है तो उस पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास करो, ईश्वर आप पर प्रसन्न होगा। भगवान राम भी जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं तो वो नवधा भक्ति की संकल्पना बताते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें एक भक्ति यह भी है कि दूसरों की सेवा करना, इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो यह हमारे परंपरा में है। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, यहूदियों और पारसियों, ये ऐसी 2 कम्युनिटी हैं। यहूदियों को तो खैर पूरे यूरोप में, अरब क्षेत्र में, कहीं भी दुनिया भर में हर जगह जहां भी यहूदी रहे, प्राचीन काल से इन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। यूरोप में तो बहुत बर्बरता हुई इनके साथ। क्रिश्चियनिटी में यहूदियों को बहुत बर्बर तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया। इन्हें, इनके जो पुरोहित होते थे और उनके जो महिलाएं होती थी, वो जो क्रिश्चियन पादरी होते थे, उन्हें नंगा कर देते थे। तो बड़ी बर्बरता हुई है। फिर हिटलर ने तो यहूदियों के साथ नरसंहार की चरम ही कर दी थी। पारसियों के साथ भी ईरान में वही हुआ, भाग करके भारत आए। भारत में क्या है परंपरा? भारत में संपूर्ण जीव की सेवा शिव की सेवा है। प्रताड़ित हो, हमारे यहां आओ, हमारा द्वार सबके लिए खुला है।
हमें खुद वह प्रताड़ना झेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम प्रताड़ित हो, तुम आओ, हम तुम्हारा दर्द महसूस कर रहे हैं, हम तुम्हें अपने साथ अपना भाई मित्र अपना परिवार बना करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा हमें यही सिखाती है, वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है। और भारत में उनको क्या दिया गया? सम्मान मिला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका दूसरा पहलू भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि निबंध में जो टॉपिक दिया गया है उससे हर बार सहमत ही होना है, बल्कि उसका अगर असहमति का कोई पॉइंट बन सकता है तो उसको जरूर बताइए। इससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि नहीं, लड़का सभी दिशाओं में सोच सकता है, इसका दूसरा पहलू भी सोच सकता है, क्योंकि यह क्या है? निबंध, जिस पर कोई बंधन नहीं है। इसका सारा पहलू आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से हमने बॉडी पार्ट को ऐसे डिस्कस किया। यह एक तरीका हुआ कि जो निबंध में टॉपिक दिया गया उसी से क्वेश्चन जनरेट करना, और उसके साथ पहले सहमति और बाद में उसके असहमति के तत्व भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमने इतना डिस्कस किया। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या है कि सॉरी, सबसे पहले उस उक्ति को डिस्कस करेंगे, जाके पैर न फटे बेवाई ऊका जाने पीर पर आई, इनवर्टेड कमा, और उसके बाद कॉमा दे करके लिखेंगे कि यह उक्ति यथार्थवादी भौतिकतावादी समाज का सत्य है, लेकिन मूल्य, परंपरा और संस्कार पोषित समाज पर यह पूर्णतः लागू नहीं होता। जिस प्रकार पश्चिमी समाज जो पूंजीवाद और समाजवाद जैसे भौतिकतावादी मूल्यों से जुड़ा हुआ है, वहां पर व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी हित महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में दूसरों की पीड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। भारत जैसे समाज में जहां पर मूल्य, परंपरा और संस्कार, हमें दूसरों का सम्मान करना, उनके दुख में द्रवित होना और दूसरों की सेवा करना सिखाया जाता है, यहां पर यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ नहीं होती। तथापि वर्तमान समय भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद का है, अतः भारत भी इससे पूर्णतः अछूता नहीं है। लेकिन भारत का आदर्श, भारत की परंपरा और भारत के संस्कार इससे अलग अवश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? वर्तमान का सत्य बताया और एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, हम सबकी पीड़ा महसूस करते हैं। हालांकि हमारे यहां भी पश्चिमीकरण हो रहा है, हमारे यहां भी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमारी परंपराएं अभी भी जीवित है और हम दूसरों का दर्द भी महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नोट पे एंड करके हमने इसे को कंक्लूड किया। आज मैंने एक डिफरेंट डायमेंशन डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ऐसे लगातार डायमेंशंस, आप लगातार ये निबंध सीरीज देख रहे हैं, तो इतना तो मैं दावा कर ही सकता हूं कि चाहे वो कोई भी निबंध आप लिखें, आप परफेक्ट लिखने वाले हैं। तो बी रेगुलर विद मी, आई विल मेक श्योर कि आपका निबंध बहुत अच्छा जाए, एंड इट विल बी, और ये हैपन होगा, ये जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।